हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट 2024 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो 21 जनवरी 2024 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसमें आज हम लोग सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो 1 से 30 तक आपका जो है सीडीपी है। तो यहाँ पे दोनों ही भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में दिया गया है। तो आप लोग, तो चलिए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आपका जो अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभिकथन में देखिए क्या कहा जा रहा है। विद्यालयी पाठ्यक्रम को शिक्षार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। तो ये कथन यानी कि स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम को जो है विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। बिल्कुल सही बात कहा जा रहा है। और कारण में क्या बोला जा रहा है, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो यहाँ पे कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो इस तरह से सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं। तो आपको बताना है कि सीखने की सामाजिक संरचनावादी विचार जो है इस बात की वकालत करते हैं। तो किस बात की वकालत करते हैं? फर्स्ट है व्याख्या देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। दूसरा ऑप्शन में बोला जा रहा है कि प्रत्याहार और दोहराव का चिंतन प्रक्रिया से प्रभावित शिक्षण होता है। उसके बाद है तीसरा में शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते। ये तो होगा ही नहीं, बिल्कुल ये निगेटिव है, निष्क्रिय बोला जा रहा है। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो शिक्षार्थी जो भी रहते हैं तो वह जो क्या करते हैं, सक्रिय रूप से ज्ञान का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं। तो किस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी जो है सक्रिय रूप से ज्ञान का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में से नहीं है। यानी कि यहाँ पे आपको बताना हो कि कौन सा जो है ऑप्शन जो अधिगम के बारे में मतलब उससे संबंधित नहीं है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। देखिए नहीं वर्ड आया है, तो इस तरह से देखिए आपका क्वेश्चन नहीं में पूछ रहा है तो ऑप्शन भी आपका नहीं में आ जाएगा। कि यहाँ पे बोला जाएगा अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है अपितु एक उत्पाद है, जबकि अधिगम एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपका जो है ये नहीं का जवाब आपका नहीं में होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका विकास के क्रम में बच्चे जो है सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले स्थूल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास है मतलब कि किस प्रकार का विकास यहाँ पे दर्शा रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले जो है सकल पेशीय यानी कि स्थूल जो पेशीय कौशल होते हैं वो जो है विकसित करते हैं। यह किस प्रकार का विकास को दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, समीप दूराभिमुख आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 टर्म आता है, एक यहाँ पे है कि सूक्ष्म पेशीय और एक है सकल पेशीय। तो यहाँ पे सूक्ष्म पेशीय क्या होता है, जो पेशीय कौशल होता है 2 भागों में डिवाइड होता है। तो पेशीय कौशल 2 भागों में डिवाइड होता है। तो एक हो जाता है आपका सूक्ष्म, दूसरा हो जाता है आपका स्थूल पेशीय। तो स्थूल पेशीय में आपका हो जाता है कि बड़े मांसपेशी इसमें आते हैं, जैसे कि हाथ पैर धड़ हो गया, स्थूल पेशीय में आएगा। और सूक्ष्म देखिए नाम से ही वाकिफ है यहाँ पे, सूक्ष्म यानी कि छोटा, जिसमें छोटे मांसपेशियों का यूज होता है। जैसे हाथ की उंगली हो गया, जैसे हम लोग कलम से किसी चीज़ को लिखते हैं या सुई में धागा को हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि धागा को डालते हैं। तो ये सब हो जाएगा आपका सूक्ष्म पेशीय। वहीं पे जब बच्चा जो तैरने का काम करता है, दौड़ने का काम करता है, चलने का काम करता है, तो वो हो जाएगा आपका क्या, स्थूल पेशीय हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग टर्म को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो समीप दूराभिमुख हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद है आपका विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। तो यहाँ पे विकास का जो है कौन सा स्टेज में जो है बच्चे चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या करते हैं।
तो चिंतन हो गया, तर्क हो गया, तो ये बच्चा जो है किस स्टेज में करेगा, तो ये जो है संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्लियर है। उसके बाद है रस्सी कूदते समय। रस्सी कूदते समय जो है पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह का तर्क देते हैं। तो बच्चे जब रस्सी से कूदते हैं तो पैर उसका फंस जाता है, तो फंसने के कारण बच्चे जो है मतलब कि जब आउट हो जाते हैं तो बच्चे कहता है कि जानबूझकर रस्सी ने उसे जो है आउट कर दिया। तो जीन पियाजे के जो है ये सिद्धांत जो है किस अवस्था में बच्चा इस तरह का तर्क देते हैं आपको बताना है। तो फर्स्ट है कि संवेदी चालक। तो वहाँ पे जो है जीन पियाजे जो है 4 तरह का दिया था। कितना तरह का दिया था? 4 तरह का जो वह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। पहला जो होता था पूर्व संवेदी गौमक, जिसमें 0 से 2 वर्ष के बच्चे आते हैं। उसके बाद होता है कौन सा? उसके बाद होता है पूर्व जो होता है क्या होता है पूर्व संक्रियात्मक, जो 2 से 7 साल के बच्चे उसमें आते हैं। उसके बाद होता है मूर्त स्टेज जो आता है, उसमें जो 7 से 11 साल के बच्चे आते हैं, और 11 से प्लस जो आते हैं औपचारिक संक्रियात्मक में आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है जब बच्चे रस्सी से कूदते हैं तो उसको जब वह बच्चा आउट हो जाता है तो उसे लगता है कि रस्सी ने उसे जानबूझकर आउट किया। तो ये जो आपका सेकेंड वाला जो स्टेज है यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसमें यानी कि पूर्व संक्रियात्मक को ही यहाँ पे लिखा गया पूर्व चलन अवस्था। तो एक तरह से सीरियली है यहाँ पे। फर्स्ट आ जाता है आपका संवेदी चालक अवस्था, दूसरा हो जाता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा हो जाता मूर्त संक्रियात्मक, चौथा हो जाता औपचारिक संक्रियात्मक। इसमें 0 से 2 वर्ष के बच्चे आते हैं, इसमें 2 से 7 साल के बच्चे आते हैं, इसमें 7 से 11 वर्ष के बच्चे आते हैं, और इसमें 11 प्लस के बच्चे आते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला जो स्टेज है, दूसरा वाला आपका जो पूर्व चलन अवस्था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बच्चे इस तरह का तर्क करते हैं। उसके बाद आगे है आपका समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में। तो समीपस्थ सिद्धांत जो है शैशवावस्था में क्या बताता है? तो समीपस्थ जो विकास होता है वह जो है आपको जो है मतलब कि अंग, हाथ और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। तो इस तरह का विकास मतलब कि बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका अभिकथन में कहा जा रहा है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चे जो पहले से चीज़ों को जानते हैं उसके आधार पर ज्ञान का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। पैटर्न ढूंढना, कारण में कहता पैटर्न ढूंढना पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों की जानकारी को समर्थन के रूप में संसाधित करने में मदद मिलती है। बिल्कुल यहाँ पे सही बोला जा रहा है, यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आगे फिर आपका कथन और कारण से रिलेटेड है। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह के अनुभव किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चों द्वारा जो है बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह का अनुभव किया जाता है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो यहाँ पे जो है कथन भी आपका क्या है? सही है, कथन भी सही है और आपका जो है, लेकिन यहाँ पे आपका जो तर्क जो है, ये जो आपका कारण जो दिया गया, ये आपका जो बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, ये गलत हो जाता है। तो आपका जो ए सही है और आर क्या है? गलत है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन। कथन यहाँ पे बोला जा रहा है कि लॉरेंस कोहेलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत में बच्चे के कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुँचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। कारण में बोला जा रहा है कि लॉरेंस कोहेलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास के क्रमिक रूप से चरण में होता है। तो ये भी सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों ही सही है। जो कि नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया है लॉरेंस कोहेलबर्ग साहब दिए हैं। तो नैतिक विकास का सिद्धांत क्या होता है? बच्चे में जो है नैतिकता आती है, क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ का फर्क करना बच्चे जो है सीख जाते हैं। तो ये नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो लॉरेंस कोहेलबर्ग साहब के द्वारा दिया गया। यहाँ पे कथन भी सही है और कारण भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? समावेशी शिक्षा क्या होता है? समावेशी शिक्षा होता है कि एक ही कक्ष के अंदर जितने भी बच्चे हैं, जो भी धर्म के बच्चे हैं, मतलब कि अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जाति वर्गों के बच्चे हैं, विशिष्ट मतलब कि गुण वाले बच्चे हैं, तो सभी को एक समान शिक्षा देना वही समावेशी शिक्षा कहलाता। लेकिन आपको बताना कि समावेशी शिक्षा का कौन सा विशेषता नहीं है। पहला है, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। ये भी बात सही है। उसके बाद है आपका क्या, निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। ये बिल्कुल गलत बात है, यानी कि निगेटिव यहाँ पे बोला जा रहा है कि निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन, ये आपका गलत हो जाएगा। कहने का मतलब नहीं में पूछा जा रहा है, तो इसीलिए आपका नहीं में ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सारे जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ही पॉजिटिव है, बट आपका 2 जो है आपका निगेटिव यहाँ पे बोला जा रहा है। क्वेश्चन भी आपका निगेटिव में था, तो आंसर भी आपका निगेटिव में होगा। उसके बाद है, लेव वागोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चे में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो लेव वागोत्स्की जो प्रस्तावित करते हैं कि बच्चे में जो है निजी वाक बच्चे का खुद का उसमें जो है मतलब कि मंथन होता है, खुद का तर्क होता है, तो वो बच्चे के स्वनियमन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद आपका जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? तो ये जो आपका जो है विकेंद्रन, तो मतलब कि विकेंद्रन मतलब होता है कि चीज़ों को जो है क्या करना, मतलब कि डिवाइड करना, मतलब वर्गीकृत करना, बांटना। तो ये जो है मतलब कि मूर्त संक्रियात्मक को क्या करता है, पूर्व संक्रियात्मक सोच से क्या करती है, अलग करती है बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? तो निम्न में से किस प्रकार का प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का क्या करता है, आकलन करता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन में क्या कहता है, वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरण के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं, वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस प्रकार का प्रश्न बच्चों की एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता है। तब बच्चों को जब व्यक्तिगत रूप से जब उसमें क्वेश्चन करेंगे, तभी तो हम बच्चों का व्यक्तिगत रूप से उसमें मूल्यांकन हम लोग कर पाएंगे। बच्चे की क्या योग्यता है, कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, क्या नहीं सीखा। जब हम बच्चों से व्यक्तिगत रूप से प्रश्न पूछेंगे, तभी इस बात की हमें जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है संज्ञान और भावनाओं के बीच जो है बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में कहता है कि संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करता है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे के पारस्परिक रूप से निर्भर कर रहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। भावनाएं और संज्ञान आपस में दोनों जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4, आप चारों ऑप्शन को पढ़े, चारों ऑप्शन में जो है जो आपको ज़्यादा पॉजिटिव दिखे तो उसको यदि आप लोग टिक करते तो बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। तो इसमें कुछ करना था, आप पढ़ के भी इजीली इसका आंसर कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। सीटेट में कुछ भी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव को देख करके आप लोग जो है 80% जो है आंसर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला आपका है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार से संसाधित होता है? जो प्राथमिक होते हैं 1 to 5 जो होता है, तो उसमें जो है भाषा का जो कक्ष होता है उसमें विकास किस प्रकार होता है? जब शिक्षक बच्चों को मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करेगा, तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया। देखिए किसी भी चीज़ का अवहेलना करना, उपेक्षा करना, वे किसी भी हद तक वो जो पॉजिटिवली वाली बात नहीं है।
उसके बाद जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय सतर्कता और प्रतीकों की शुरू करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं, तो ये आपका 3 नंबर जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल ही सटीक जा रहा है। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को बताने के लिए किसी ठोस उदाहरणों का उपयोग करेगा, तब उसमें बच्चे जो है ज़्यादा सीखेंगे चीज़ों को। अब किसी भी चीज़ को बारे में बच्चों को बताना है, जब उसको जो है जैसे TLM वगैरह होता है, तो वही ठोस जब चीज़ों के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा उसके जब हम समझाएंगे तो वो बच्चे जो है ईजिली समझ जाएंगे चीज़ों को। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मान के चलिए कि आप क्लास में पढ़ाने के लिए गए, बच्चे को आप मतलब कि पेंसिल के बारे में पढ़ाना है, तो पेंसिल के बारे में पढ़ाना, जब बच्चे के पास पेंसिल लेके मतलब कि जाएंगे, बताएंगे ऐसे पेंसिल होता है, इस प्रकार ये पेंसिल है, ये ऐसा कलर होता है, ऐसे लिखा जाता है, तो वो बच्चे इजीली समझ लेंगे। तो इसीलिए जब अमूर्त अवधारणाओं को पढ़ाना है, तो उसके लिए जब हम लोग ठोस उदाहरण का यूज करेंगे, एग्जाम्पल का यूज करेंगे, तो वह बच्चे जो है आसानी से उसे क्या करेंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है आपका अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। तो अभिप्रेरण के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार जो है कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक प्रेरण, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक प्रेरण जो है बिल्कुल ही मतलब कि इम्पोर्टेंट है। तो अभिप्रेरण क्या होता है? अभिप्रेरण मतलब कि 2 तरह का होता है, आंतरिक अभिप्रेरण और बाह्य अभिप्रेरण। मतलब अभिप्रेरणा होता है कि जब खुद से किसी भी काम को मतलब करना है तो करना है, तो उसमें एक अभिप्रेरणा आती है अंदर से। तो वह 2 प्रकार की होती है। एक होता है कि खुद उसको जो है किसी भी काम करने में रुचि लगता, आनंद आता है, तो वह स्वतः ही उस चीज़ को करता है। और एक होता है कि बाह्य अभिप्रेरण, किसी के मतलब कि दबाव में आके या मतलब किसी भी अवार्ड को पाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए जब उस काम को करता है, तो वो हो जाता है बाह्य अभिप्रेरणा। तो इस तरह से सफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण जो है बिल्कुल जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। उसके बाद है आप अगला क्वेश्चन, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेश के लिए क्या करना चाहिए। जो वंचित वर्ग है समाज में, बहुत से मतलब कि अधिकारों से वंचित है, शिक्षा से वंचित है, आर्थिक स्थिति से, राजनीति से, इन सारे चीज़ों से वंचित है, तो उसके लिए समावेशन के लिए आप क्या करेंगे। सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाववाद करना। देखिए अलगाववाद एक तरह से नेगेटिव वर्ड है, इस तरह से आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे देखिए अलगाववाद है, तो अलगाववाद आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो इस तरह से ये गलत ही हो जाएगा। उसके बाद है समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ाना चाहिए। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित करना चाहिए। ये तो 4 तो होगा ही नहीं। तो उसके बाद 18 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग देखिए कि विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, तभी वंचित वर्गों के संबंधित जो भी विद्यार्थी होगा उसमें समावेशन की स्थिति पैदा होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती है। यह जो है डैश को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से देखिए एक तरह से मतलब कि असमानता वाली बात यहाँ पे आ रही है कि लड़का है तो वह भाला फेंकेगा, लड़की है तो रस्सी कूदेगा। इस तरह का जो डिबेट हो रहा है, तो ये जो है जेंडर रूढ़िवादिता यहाँ पे मतलब कि प्रदर्शित हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लड़का लड़की में यहाँ पे मतलब कि एक तरह से दोनों में डिबेट हो रहा है, ये लड़का है तो ये काम करेगा, लड़की है तो वो काम करेगी। तो इस तरह से यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता को दिखाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जो है लड़का लड़की में जो विभेद जो किया जाता है जेंडर रूढ़िवादिता से, एक क्वेश्चन आपका जो कंफर्म है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता क्या है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। मतलब कि इसमें जो है ध्वनि संबंधी जो पढ़ने में उच्चारण में क्या हो जाती है, कठिनाई होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि समस्या को समाधान करने में, किसी भी सवाल को बनाने में आपको मदद करता है? तो वो जो है आपका क्या हो जाता है, अपसारी चिंतन। जब किसी भी चीज़ में आप लोग चिंतन करते हैं, थिंकिंग करते हैं, तो वो आपको समस्या को सुलझाने में मदद करता है। तो ईजिली आप इसका आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अपसारी चिंतन डैश, जबकि अभिसारी चिंतन डैश है। तो अपसारी चिंतन क्या है और अभिसारी चिंतन क्या है, तो आपको बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर 3 आपको यदि देखेंगे तो 3 में क्या आता है कि अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थिर है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि अभिसारी चिंतन जो होता है एक सही समाधान पर स्थिर है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? तो किसे जो है रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाना, देखिए एक मानक पैमाना वो अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता। तो यही तो नेगेटिव का जवाब नेगेटिव में आपको मिल गया। एक मानक पैमाना मतलब एक मानक पैमानों के द्वारा हम बच्चों में रचनात्मक मूल्यांकन नहीं कर सकते। तो नेगेटिव में क्वेश्चन था आपका, ऑप्शन भी नेगेटिव में, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्लियर है। उसके बाद निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? 24 नंबर पे बताना है कि निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका यह एक जो है सामयिक और विशिष्ट होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हार्वर्ड गार्डनर। तो हार्वर्ड गार्डनर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है तो हार्वर्ड गार्डनर साहब ने ही दिया है। तो बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उससे संबंधित मेल प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ पे जो है मतलब कि जैसे संगीतमय दिया है, तो कौन सा यहाँ पे बिल्कुल तरह से जो है मतलब कि एक मतलब सही यहाँ पे मिलान किया गया, या सही मतलब कि बुद्धि का एक सही सेट यहाँ पे मतलब दर्शा रहा है। जैसे संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने का कौशल। तो संगीतमय मतलब ये रचना करने का कौशल नहीं होता। संगीतमय बुद्धि के अंतर्गत जो है ना एक मतलब गायक गायिका से रिलेटेड रहता है, वो जो एक अच्छे संगीत यानी कि ध्वनि का उच्चारण करते हैं। तो इस तरह से ये बिल्कुल मेल नहीं खाता है। स्थानिक बुद्धि, प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने का कौशल। स्थानिक बुद्धि में जो प्राकृतिक वातावरण से रिलेटेड नहीं होता। स्थानिक बुद्धि में जो होता है जो स्थानीय जो चीज़ें होती है उसको मतलब कि जानने और समझने की कौशल होती है उसमें। उसके बाद होता है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने से। देखिए ये भी आपका जो गलत हो जाएगा। अंतः व्यक्तित्व जो होता है, अंतः व्यक्तित्व खुद की भावनाओं को समझने का मतलब कि होता है, खुद की मनोदशा मनोभावनाओं को समझने की मतलब कि वह कौशल होती है अंतः व्यक्तित्व। वही अंतरा व्यक्तित्व यदि पूछता तो वह दूसरों की मनोभावनाओं और दशाओं को पहचानने की शक्ति होती है। तो यहाँ पे अंतः व्यक्तित्व यहाँ पे दूसरा का समझने से दे दिया, इसीलिए गलत हो जाएगा। तार्किक गणितीय, तो नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं। तो तार्किक मतलब होता है गणितीय, तार्किक गणितीय में किसी भी सवाल को किसी भी समस्या को हल करने से संबंधित होता। तो ये भी तो गलत ही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता क्या, संगीतमय प्रदर्शन या रचना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 को हम गलत बोल दिए थे, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। संगीतमय जो है प्रदर्शन या रचना करने का कौशल होता है। तो संगीतमय बुद्धि में आपका प्रदर्शन या गायन संबंधित आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता? आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता? आंतरिक अभिप्रेरणा होता है कि कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो खुद से उस कार्य के प्रति हमें आनंद और रुचि आना चाहिए करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंतरिक अभिप्रेरण का सही वर्णन है कि अभिप्रेरणा जो कार्य व्यक्तिगत आनंद से आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? आपको बताना है कि कौन सा जो है प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होता है। उसके बाद पाठचर्या पर पूर्व निर्धारित सार्वभौमिक होनी चाहिए।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा कि सीखना जो भी होता है वो प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर। बाध्यता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। तो वैधिकता एक जो है आपका जैविक और जबकि अक्षमता एक आपका जो है क्या हो जाएगा, कार्यात्मक स्थिति होगा। तो 28 का आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 29 नंबर पे, निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है। तो आलंबन के कौन सा उदाहरण है आपको बताना है। तो 29 का आपका ऑप्शन नंबर 1 मतलब कि बोल कर सोचना, उसके बाद जो संकेत या इशारा करके, उसके बाद हो जाता है आपका सी नंबर प्रश्न करके, उसके बाद हो जाता है डी मतलब कि आधा हल किया हुआ उदाहरण। उसके बाद देखिए रट कर या दोहरा कर, रटन वाली बात तो आपका होगा ही नहीं, ये तो आपका नेगेटिव हो जाता है। तो आलंबन मतलब होता क्या है कि एस्केप होल्डिंग, अंग्रेजी वर्ड यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एस्केप होल्डिंग क्या है, एस्केप होल्डिंग। तो एस्केप होल्डिंग मतलब क्या होता है, जब कोई भी सवाल या किसी भी समस्या को जब बच्चे समाधान करने लगते हैं तो उसमें फंस जाते हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि बच्चे को थोड़ा सा बोलकर उसे बता दे या संकेत करके या थोड़ा सा उसको जो है हेल्प कर दे, तो वह जो है एस्केप होल्डिंग करना हो जाता है। तो बोलकर सोचो या संकेत और इशारा, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, इस तरह का चीज़ें उससे बच्चे को सहारा देता है, यही एस्केप होल्डिंग कहलाता है, न कि रट कर या दोहराव कर, ये नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद है कोहेलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत के अनुसार किस स्तर के बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो ये कोहेलबर्ग जो है मतलब कि टोटल 3 चरण बताए थे, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। जो पूर्व पारंपरिक जो होता है इसमें भी 2 स्टेज होता है, तो ये जो दूसरा वाला जो होता है तो वही उसी में आपका जो है मतलब कि पहले चरण का जो दूसरा होता है उसमें जो बताया गया था कि बच्चे जो सिर्फ अपना ही लाभ खोजते हैं। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले स्तर के दूसरे चरण, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल हम लोग जो है 30 क्वेश्चन सीडीपी के देख लिए। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर